जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज एक हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। हिस्ट्री सुनते ही कुछ बच्चों को अच्छा फील नहीं होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं सर केवल पेपर में हिस्ट्री नहीं आता, अन्य सब्जेक्ट भी आते हैं, तो हम केवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ें? इतनी ज्यादा डिटेल में इतने फैक्ट हमसे याद नहीं होते, इतने सारे नाम, इतनी सारी ईयर्स होती ही नहीं, कैसे रटें? तो मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए समझाना चाहता हूं कि हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग यही मन में धारणा बना के चलते हैं कि इसको तो याद ही किया जाता है, इसको बिल्कुल याद नहीं किया जाता। इतिहास सबसे ज्यादा समझने का टॉपिक है। इतिहास हमको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि अतीत की घटनाओं को हम वर्तमान में देख सकें और उनका प्रयोग हम भविष्य सुधारने के लिए कर सकें। इसलिए हमको इतिहास सिलेबस में डालना हुआ होता है। और यदि आप इतिहास को फैक्ट की दृष्टि से, घटनाओं की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो इतना विस्तार है उसका कि आप उसको कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। यदि आप सोचें कि सारी मैन मैन घटना रख लेता हूं, कितनी करोगे? डेट याद कर लेता हूं, कितनी याद करोगे? नहीं होगा। और वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है उसमें क्वेश्चन पूछने का जो रिवाज है अब वो बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, फैक्ट आता है, लेकिन अब थोड़ा सा समझ वाले क्वेश्चन भी पूछने लगा है। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन फैक्ट के रहेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन कंसेप्चुअल जरूर रहेंगे। आगे हम उन क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि मैं आपको पहले ही बताऊं, जैसे कि मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मेरा उद्देश्य यूट्यूब पर पढ़ाने का एकमात्र है कि जो इतना विस्तार पूर्वक सिलेबस है उसको छोटा कराना, मिनिमाइज कराना और बच्चों को वो सारी जानकारी, वो सारे फैक्ट देना, बस उनको शॉर्ट में बताना सिखाना कि कैसे वो बच्चे जो 500 पेज के नोट्स हैं उसको केवल 40 से 50 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से, आसपास की अन्य घटनाओं से, वैश्विक घटनाओं से, वर्तमान को देखते हुए उन सभी घटनाओं को मर्ज करके कैसे पढ़ा जा सकता है। उसी उद्देश्य से मैंने YouTube चैनल बनाया और उसी उद्देश्य में मैं अभी एमपीपीएससी प्री की यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट पूरा करने वाला हूं। अब एक नए सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। अपने आप में एक जटिल भी है और बहुत आसान भी है। यदि इसको घटनाओं के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यदि इसको पढ़ा जाए तो इससे आसान कुछ भी नहीं। लेकिन आप इस दृष्टि से इसको पढ़ते हैं कि मैं याद कर लेता हूं, कुछ फैक्ट रख लेता हूं, कुछ डेट याद कर लेता हूं, कोई नाम याद रख लेता हूं, कोई घटनाओं को याद रख लेता हूं, तो इनसे कठिन कोई भी सब्जेक्ट नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूं, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, फालतू का ज्ञान किसी काम का नहीं। और दूसरा चीज, स्मार्टली पढ़ना होगा, क्योंकि आज आपको पेपर नहीं देना है। कोई 1 साल बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद एग्जाम देने वाला है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो आज पढ़ रहे हैं उसको 1 साल तक कैसे याद रखा जाए। तो यदि आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आज आप कितना भी पढ़ लीजिए, 2 महीने बाद आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इतना तक याद नहीं होता कि ये चीज हमने पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है। अब दूसरी बात यदि कहूं तो कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, तो देखिए पढ़ाने में क्वालिटी में कोई भी कटौती नहीं होगी, क्वालिटी वही रहेगी। क्वांटिटी में भी कमी नहीं होगी, बस आपको सभी घटनाओं को लिंक करके और फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे एक फ्लो चार्ट हल्का सा ये बना हुआ है, ऐसे ही फ्लो चार्टों के माध्यम से प्रत्येक घटना को अन्य घटनाओं से कनेक्ट करते हुए आपको लेके चलूंगा। और यकीन मानिए पूरा मॉडर्न इंडिया 40 से 50 पेजों में आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए यदि हम सामान्य तौर पर बात करें कि हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, ये 3 कालखंडों में बटा हुआ है। एक भाग को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। दूसरे वाले को बोलते हैं मेडिएवल, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरे खंड को बोलते हैं आधुनिक इतिहास, जो अभी तक चल रहा है। जैसे ही एक क्षण बीत जाएगा तो वो आधुनिक इतिहास का हिस्सा
हो जाएगा। तो मन में सवाल यही आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला सेक्शन एंशिएंट में आएगा, कौन सा वाला मेडिएवल में आएगा, कौन सा वाला आधुनिक में आएगा। अपने आप में विचित्र लग रहा है। यदि मैं कहूं या मैं आपसे पूछूं कि बताइए आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब से हुई, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे अंग्रेजों के आने से, कुछ लोग कहेंगे यूरोपीय कंपनियों के आने से, कुछ लोग कहेंगे औरंगजेब की डेथ से, और कुछ लोग कहेंगे 1857 की क्रांति से, और कुछ कहेंगे हम अभी भी असभ्य हैं, हम आधुनिक हुए ही नहीं। बड़ा विचित्र लगता है कि कब से स्टार्ट हुआ। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी इतिहास को हम साइड में रखते, व्यक्ति का विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे जन्म से लेकर लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को हम बालक कहते हैं इसका बचपन है। उसके बाद वो धीरे धीरे जवान हो जाता है और फिर एक समय के बाद वो बूढ़ा हो जाता है। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि 13 साल का बच्चा था, सो गया, अगले दिन उसका हैप्पी बर्थडे था, वो जब सुबह उठा तो लोगों ने उसको बधाइयां दी हो कि बधाई हो तुम बच्चे से आज जवान हो गए। कोई व्यक्ति था 60 साल का था, सो गया, अगले दिन सो के उठता है, लोग बाग बधाइयां देने आते हैं कि बधाई हो अब आप जवान से बूढ़े हो चुके हैं। क्या कोई एक दिन डिसाइड करेगा कि ये आज से बुढ़ापा है, आज से हमारी जवानी आ गई है, आज से हमारा बुढ़ापा आ गया है? ये पॉसिबल नहीं है। वो तो हुआ क्या कि हमने कुछ विशेषताएं देखी कि बचपन की कुछ विशेषताएं होती हैं, यंग एज की कुछ विशेषताएं होती हैं, और ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे की कुछ विशेषताएं होती हैं। और व्यक्ति के अंदर जिन विशेषताओं को पाया जाता है उसके अंदर जो गुण विद्वान होते हैं, जो विशेषताएं दिखती हैं, उसी आधार पर हम तय करते हैं कि वो व्यक्ति बचपन में है, जवानी में है या फिर बुढ़ापे में है। जैसे व्यक्ति के चेहरे पर, शरीर पर झुर्रियों का आ जाना, बालों का सफेद हो जाना, शारीरिक क्षमताओं का कम हो जाना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति अब बुढ़ापे की ओर है। यदि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे उसके दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, तो कहने लगते हैं लोग वहां कि अब तुम युवा हो चुके, जवानी की ओर आ चुके। तो इसका मतलब सीधा सा है कि बचपन की विशेषताएं जिस छोटे से बच्चे में दिख रही हैं तो हम कह रहे हैं तुम्हारा बचपन है। जवानी की ज्यादा विशेषताएं दिख रही हैं तो हमको कह देते हैं कि तुम जवान हो चुके हो। और जब वही विशेषताएं बुढ़ापे की दिखने लगती हैं तो हम कह देते हैं बुढ़ापे में आ चुके हो। यानी कोई एक दिन नहीं होता जिस दिन हम ये कह रहे हैं कि आज तुम उठे, बधाई हो, आज तुम बब्बा हो गए। ऐसा नहीं होता। जिसकी विशेषताएं अधिक दिखने लगेंगी वही हम कहने लगते हैं अब आप इस एज ग्रुप की ओर जा रहे हो। सामान्यतः ये विशेषताएं एक विशेष एज में दिखती हैं, जैसे 14 वर्ष के बच्चे के बाद उसमें चेंज आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। तो हम ऐसा एवरेज लेके चलते हैं कि 14 के बाद की एज युवावस्था की एज। इसका मतलब नहीं प्रत्येक बच्चा 14 को युवा हो जाएगा। कुछ 12 में भी हो जाते हैं, कुछ 16 में भी होते हैं, और कुछ अब तक नहीं हो पाते। तो विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि बच्चा किस एज में है या किस ग्रुप में है। वो बचपन की अवस्था जी रहा है, जवानी वाली जी रहा है, या बुढ़ापे वाली जी रहा है। उसी प्रकार हमारा इतिहास बटा हुआ है। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो प्राचीन इतिहास की है, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो मध्यकालीन की, और कुछ विशेषताएं आधुनिकता की है। और जिस समाज में वो विशेषताएं दिखने लगेंगी हम उसी समाज के इतिहास को कहने लगेंगे कि इस समाज का इतिहास वैसा है। जैसे यदि इंसान अपना विकास कर रहा है, घर बना रहा है, शहरों का निर्माण कर रहा है, कृषि का विकास कर रहा है, भाषा का विकास कर रहा है, लेखन शैली का विकास कर रहा है, तो ये विशेषता है प्राचीन इतिहास की। और जब धीरे धीरे इंसान के केंद्र में धर्म आ जाता है,
कि उसके लिए सब कुछ धर्म है। ब्रह्म में मोक्ष, जगत मिथ्या जैसे कंसेप्ट आ जाते हैं। वो मानने लगता है कि ये दुनिया झूठी है, सत्य तो मोक्ष ही है, इंसान का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष। प्रत्येक कार्य के पीछे पुनर्जन्म की बात करता है कि आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे किए हुए पापों के द्वारा या पुण्यों के द्वारा हो रहा है। यानी केंद्र में धर्म और भगवान है। सड़क पर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो डला हुआ है तो वो उसको बचा नहीं रहा है, कह रहा है ये अपने पापों की सजा भोग रहा है या इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है। यानी केंद्र में भगवान है, धर्म है। तो ये इतिहास है मध्यकालीन भारत का, या कहें मध्यकालीन इतिहास है, मेडाइवल है। जब इंसान अपना विकास कर रहा है, भाषा का विकास कर रहा है, घरों का विकास कर रहा है, कृषि का विकास कर रहा है, लेखन शैली का विकास कर रहा है, तो ये जो इंसान का इतिहास है ये कहलाता है प्राचीन इतिहास। और जब इंसान धीरे धीरे उसके केंद्र में धर्म आ जाता है, उसको ये दुनिया नरक लगने लगती है और उसका अंतिम उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति या कहें मोक्ष की प्राप्ति, तो हम कहते हैं कि वो इंसान मध्यकालीन इतिहास की विशेषताओं से युक्त है। और जब देखते देखते समाज में प्रगतिशीलता की विशेषताएं आने लगती है, यानी कि अब इंसान इंसान को केंद्र में रखकर सोच रहा है, मानव को केंद्र में रखकर सोचा जा रहा है, प्रत्येक चीज के पीछे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो ये नहीं कहेगा कि समुद्र के उस पार दूर जाएंगे तो आगे खाइए नीचे गिर जाओगे, वो जाके देखेगा कि ऐसा क्यों है। एप्पल गिर रहा है तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं मानेगा, वो देखेगा कि ये क्यों गिर रहा है, उसके पीछे क्वेश्चन करेगा ऐसा ही क्यों है। वो ये नहीं कहेगा कि पृथ्वी चपटी है, वो देखना चाहेगा कि कैसी दिखती है पृथ्वी। प्रत्येक चीज के पीछे वो तर्क देगा और इंसान को केंद्र में रख के सोचेगा। यदि एक ऐसा समाज जहां पर मानव को केंद्र में रखकर सोचा जा रहा है तो वो उस समाज का इतिहास कहलाता है आधुनिक इतिहास। अब यहां पे आपको लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि ना तो मैं किसी अन्य देश की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हमारे अपने देश भारत। तो यदि भारत के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर ये विशेषताएं दिखने लगे कि भारतीय लोग इंसान को केंद्र में रखकर सोच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भारत कहां है, आधुनिकता की ओर आ रहा है। अब भारतीय लोग ऐसा रखने कब सीख गए कि इंसान ही सब कुछ है, उसके अधिकार होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें योगदान अंग्रेजों का अर्थात यूरोपियों का है, जो भारत आए और भारत में उनके द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए, इस कारण हम आधुनिकता की ओर बढ़े। इसलिए हम इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को यूरोपीय इतिहास के साथ स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये बात भी तय है कि हमसे पहले आधुनिक यूरोपीय समाज हो चुका है। प्रत्येक समाज एक दिन सोकर नहीं उठेगा, एक ही समय पर सो के उठ जाए, नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहीं पर आवश्यकता अधिक है, कहीं पर कम है। जिसको आवश्यकता होगी वह वैसे काम करता जाएगा। जिसको आवश्यकता होगी कि हमको नए रास्तों की खोज करनी है, हमको आधुनिक हथियार बनाने हैं, हमको आधुनिक जहाजें बनानी है, हमको वैज्ञानिक शिक्षा देनी है, वैज्ञानिक खोजें करनी है, तो वो समाज जल्दी आधुनिक होगा। ना कि जिसके पास सभी संसाधन, पूरा पैसा है, वो ये सोचेगा ही नहीं कि हमको ऐसा करना है, तो वो आधुनिक कहां से होगा। लेकिन एक कोई आधुनिक होगा और वो जितनी जगह पर जाएगा या वो उसके प्रभाव में जितने लोग आएंगे, जितनी समाज आएंगे, वो सब समाज आधुनिक होते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, आधुनिक शब्द को ही मैंने पहले सबसे पहले उठाया कि आधुनिक मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है। अब ये भारत को साइड में, आधुनिक मतलब क्या। तो आधुनिक शब्द का यदि मैं शाब्दिक अर्थ बात करूं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। प्रगतिशील किसे कहते हैं?
यदि मैं बात करूं कि प्रोग्रेसिव शब्द तो अधूरा है, इसके साथ कुछ तो लगाओ, प्रगतिशील व्यक्ति, प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील देश, तो लगाइए ना आधुनिक भारत, तो प्रगतिशील भारत हो जाएगा। किसी समाज की बात कर रहे होंगे तो प्रगतिशील समाज हो जाएगा, और व्यक्ति की बात करेंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा। तो आधुनिकता का अर्थ है प्रोग्रेसिव, यानी कि ऐसा समाज, ऐसा देश जहां पर दो चीजों का जन्म हो जाता है, एक तर्कवाद और दूसरा मानवतावाद। किस समाज को आप प्रगतिशील या आधुनिक समाज मानेंगे, किस देश को आप कहेंगे कि ये प्रगतिशील है या आधुनिक देश है, तो उसके पीछे के कारण दो ही हैं। उस देश में दो कंसेप्ट आ चुके होंगे, एक तो तर्कवाद और दूसरा मानवतावाद। इसका क्या अर्थ है? तर्कवाद का अर्थ होता है प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे तर्क करना। पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही, हम क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक चीज पर हम तर्क करेंगे। और तर्क करने से अंधविश्वासों का अंत हो जाएगा, कुप्रथाओं का अंत हो जाएगा। और दूसरी चीज, इंसान, ह्यूमैनिटी, मानव को केंद्र में रखकर सोचेंगे। अर्थात क्या हुआ, ऐसा समाज जो मानव को केंद्र में रखकर अपने नियम कानून बनाएगा, जिसके लिए सब कुछ ह्यूमन होगा। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, कानून व्यवस्था, सरकार, हर एक किसी का उद्देश्य होगा इंसान की भलाई करना, इंसान के हितों की पूर्ति करना, इंसान को सुख और शांति देना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। ऐसे समाज को हम कहेंगे आधुनिक समाज। तो आधुनिक समाज की क्या विशेषताएं होती है? ऐसा समाज जिसको ह्यूमन राइट्स का पता हो, यानी कि ऐसा समाज जो अपने केंद्र में इंसान को रखता हो। ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ नहीं करेगा, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, भगवान सब करेगा। ये सब भी किसके लिए होंगे? इंसान के लिए। इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसे कंसेप्ट नहीं होंगे। अब यह संसार श्रेष्ठ है, यह प्रकृति श्रेष्ठ है, और इस प्रकृति के अंदर इंसान सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इंसान की श्रेष्ठता पर बल दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि किस समाज को आप प्रगतिशील कहेंगे अर्थात आधुनिक कहेंगे। ऐसा समाज जहां पर ह्यूमन राइट्स हो, मानव के अधिकार हो। ऐसा समाज जहां इंडिविजुअल राइट्स हो, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अपने अधिकार हो। ऐसा समाज जहां धर्मनिरपेक्ष सरकारें हो, सरकार धर्म के मामले में न्यूट्रल हो, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, व्यक्तिगत मामला हो व्यक्ति के धर्म का। ऐसा समाज जहां पर सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती हो, डेमोक्रेसी हो, जनता का शासन हो, जनता चुने कि हमारे ऊपर रूल कौन करेगा, ना कि राजा का बेटा राजा। ऐसा समाज जहां पर जेंडर इक्वालिटी हो, लैंगिक समानता हो। ऐसा समाज जहां पर प्रेस को स्वतंत्रता हो, कोई सरकार यदि कोई काम गलत करती है तो उस गलत बात को भी वो छाप सके बिना किसी खौफ के। ऐसे समाज को कहा जाता है आधुनिक समाज। और ये बात आप बहुत भली भांति समझ रहे होंगे कि ये जो सारी विशेषताएं लिखी हैं, ये किसी भी समाज में एक दिन में नहीं आई। मध्यकालीन भारत का है या मध्यकालीन सोसाइटी का है, तो इस समय मध्यकालीन समाज की मैं बात करूं तो उसके केंद्र में है धर्म, ईश्वर। इंसान को पापी पुरुष माना जा रहा है कि ये पापी है, यहां पे आया, इसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। कुछ पाप किए थे इसलिए इसको जन्म मिला, इसका अंतिम उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, ये जीवन मृत्यु के चक्र से ये आजाद हो जाए, और आधुनिक में आते ही वो वही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा।
प्रकृति श्रेष्ठ है और उसके अंदर भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात भी समझ में आ रही होगी कि सारे समाज में, पूरी दुनिया में ये विशेषताएं एक साथ नहीं आएंगी, किसी में पहले तो किसी में बाद में आएंगी। और दूसरी बात, एक दिन में नहीं आएगी। आज भी हमारे देश में कुछ विशेषताएं मध्यकालीन से मिलेंगी तो कुछ विशेषताएं आधुनिक से मिलेंगी। चूंकि विशेषताएं आधुनिकता की ओर अधिक है या आधुनिक समाज है, उसकी विशेषताएं अधिक हैं, इसलिए आज हम कहते हैं कि आधुनिक भारत हो चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास इसका मतलब नहीं है कि बंद हो गया से। लगातार समाज आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, लगातार राइट्स बनेंगे, लगातार कानून आएंगे, लगातार सुधार होगा, आधुनिक से और आधुनिक, बेहतर से और बेहतर होते चले जाएंगे। अब इतिहास में हमको यह जानना जरूरी है कि आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कहां से हुआ। तो ये बात तो क्लियर है कि आधुनिक भारत शब्द का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आप क्या हो गए, आधुनिक हो गए, या वो कोई एक दिन है जिस दिन से आपको कहने लगे आप आधुनिक हो गए। वो तो कुछ विशेषताओं का भारत में आगमन होगा, कुछ भारतीय लोग उसको अपनाएंगे, धीरे धीरे अन्य विशेषताओं का भी भारत में जन्म होगा। देखते ही देखते इंसान केंद्र में आ जाएगा और देखते ही देखते हम कहेंगे कि अब भारतीय समाज ने मध्यकालीन समाज को छोड़कर नए समाज की ओर अग्रसर हो चुका है, मध्यकालीन विशेषताओं को छोड़ दिया है। तो ऐसे देश के समाज को कहा जाएगा कि आज से आप आधुनिक हैं। तो हम ये सारी विशेषताएं दिख रहे हैं और ये सारी विशेषताएं भारत में आई कैसे, उसके लिए वो सारा इतिहास हमको पढ़ना है, जिसको हम कहेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। एक हमारे पेरेंट्स भी इसका शानदार एग्जांपल है। जॉब लगती है तो कहते हैं किस्मत थी, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा थी, बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, बच्चे का एग्जाम निकल गया। और यदि एग्जाम का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बच्चे को कूट देते हैं कि तुम ही नहीं पढ़े, मक्कारी करते थे, टीवी देखते थे, दिन भर मोबाइल चलाते थे, तुरंत आधुनिक हो जाते हैं। बच्चे को केंद्र में रख के सोचते हैं तुम पढ़ते तो तुम्हारा होता बगल के गुप्ता जी का हो गया। और होते ही सिलेक्शन, भगवान याद आता है, किस्मत याद आती है, तुरंत मध्यकालीन में चले जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास की ओर। लेकिन आज भी हमारे पेरेंट्स में आधुनिकता की विशेषताएं अधिक हैं मध्यकालीन की तुलना में। इसका मतलब ये नहीं है 100% आधुनिक हैं या फिर 0% मध्यकालीन समाज की विशेषताएं। कुछ मध्यकालीन है तो कुछ आधुनिक भी है। अधिक किस ओर है झुकाव? आधुनिकता की ओर है। इसलिए हम उनको भी कहते हैं कि तुम आधुनिक समाज का हिस्सा हो। आशा करता हूं कि आधुनिक शब्द आपको समझ में आ गया होगा और यह बात भी समझ में आ गया होगा कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। क्या कोई एक डेट हो सकती है आधुनिक भारत के इतिहास होने की? क्या ये विशेषताएं किसी एक दिन आएंगी या धीरे धीरे विकास होगा? तो अगले लेक्चर से हम यही पढ़ेंगे कि हमसे पहले, भारत से पहले यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है, यानी फिर से जाग रहे हैं वो लोग, खुद में सुधार कर रहे हैं, इंसान को केंद्र में रखकर सोच रहे हैं, और वो लोग हमसे पहले आधुनिक हो चुके हैं। और उनके आधुनिक हो जाने की वजह से अब वो क्या कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों को अपना गुलाम बना रहे हैं। उसी क्रम में वो भारत को भी गुलाम बनाएंगे। भारत के अंदर भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण करेंगे। और चूंकि उनके अंदर ये विशेषताएं आ चुकी हैं तो उनके अधिकारी यहाँ आएंगे, उनकी सेना यहाँ आएगी, उनका प्रशासन यहाँ आएगा, तो वही विशेषताएं धीरे धीरे हम लोग भी अपनाने लगेंगे। उसी क्रम में हम कहलाएंगे हमारे अंदर भी अब आधुनिकता की विशेषताएं दिखने लगी। इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास यूरोप के इतिहास से कनेक्ट होकर स्टार्ट होगा। ऐसा यूरोप में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो आधुनिक हुए और फिर वो भारत आए उसी घटना की वजह से, और फिर देखते ही देखते देश भी हमारा आधुनिक हो गया। तो कल से हम आधुनिक भारत की विधिवत तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक है कि आधुनिक समाज का अर्थ क्या है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक
भली भांति प्रकार से समझ में आएगा। अगले दिन से आपको एक नई किताब, नहीं ना हो तो कोई पुरानी एनसीईआरटी, एक बुक को आप जरूर पढ़िए। इसलिए नहीं कि मैं आपको कम पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा। टीचर का मतलब ही क्या है कि किताबी भाषा को आसान भाषा में कहना। टीचिंग का सिद्धांत यही है कि किताब में जो लिखा हुआ है उसको आसान भाषा में, आसान उदाहरणों के द्वारा समझा देना, बस। टीचर खुद थोड़ी अलग से कुछ खोजें कर देगा, अलग से कोई इतिहास लिख देगा। उसने भी वही किताबें पढ़ी हुई है, उसको भी वही कुछ ज्ञान है जो आपको है या आपको हो सकता है। बस अंतर यह है कि चूंकि आपकी भाषा पे पकड़ कमजोर है, इसलिए किताब में लिखी लाइनें अच्छे से स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आती कि कहना क्या चाह रहा है। एक पेज पढ़ लेते हैं तो नींद आने लगती है। तो वो मेरा काम है कि मैं आपको वो किताबी भाषा है उसको आसान शब्दों में, आसान उदाहरणों के द्वारा, आसपास की घटनाओं से जोड़ते हुए वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।